हे एवरीवन। सो आज पैट, जैसा कि आप जानते हैं, पैट 2022 का 15 तारीख का 15 अक्टूबर का सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पेपर हमारे सामने है, तो हम इसमें डिस्कस करें। मेनली अभी हम इसमें जीएस और जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जानते हैं वो आप कवर करता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग के हैं, ये आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये हमारा है कोलकाता। ठीक है, इसका अगर आपको प्रूफ देखना हो तो ये देखिए, प्रूफ में कोलकाता रेल मेट्रो कॉरपोरेशन ने चलाई गई है। ठीक है, हुगली रिवर पर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किस देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया है, सिंथेटिक एम्ब्रियो बनाया गया है। तो ये काम किया है हमारे इजराइल के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इजराइल के साइंटिस्ट ने ये काम किया है। ये देखिए यहाँ पे, अगर आप प्रूफ देखें तो इजरायली साइंटिस्ट क्रिएटेड वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो चौथी का हो गया हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्या होता है, जैसे सोने के सिक्के हुए, और सोने की जो ईंटें, हम ईंटें बोलते हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो होते हैं बुलियन। ठीक है, बुलियन मतलब सीधा सीधा गोल्ड से आप समझ लीजिए, गोल्ड। ये कहाँ पे स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है गुजरात में। ठीक है, अपने होम स्टेट गुजरात में स्टार्ट किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज इन ताइवान। तो अभी आप जानते हैं कि जब नैन्सी पेलोसी, जो यूएस की नैन्सी पेलोसी थी, वो जब ताइवान गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चाइना और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये किसने किया था, चाइना ने। ये अपनी इतिहास की, अपने एग्जिस्टेंस के 75-80 सालों में चाइना ने सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी की थी, ट्राइलेटरल। कहाँ पे की थी, ये ताइवान के पास की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर तीसरे का कोलकाता, चौथे का इजराइल, पांचवें का गुजरात और छठवें का चाइना। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए आप कि इंडियन आर्मी ने एक पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज की थी, जिसका नाम क्या था। ये नाम पूछा है, तो इसका नाम क्या था, स्काईलाइट। ठीक है, इंडियन आर्मी ने स्काईलाइट की थी, और इसका अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो यहीं पे था। ठीक है, ये स्काईलाइट, इंडियन आर्मी ने अपनी स्काईलाइट एक्सरसाइज की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आकाशा एयर। ये आप जानते हैं, जो अभी लेट राकेश झुनझुनवाला थे, उनकी आकाशा एयर उन्होंने अपनी नई चलाई। ये चलाई गई है मुंबई से अहमदाबाद के बीच। और मुंबई से अहमदाबाद के बीच आप अगर ये देखिए, ये न्यूज़ पोर्टल पे आ गए, ये देखिए, टेक्स ऑफ फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ये देखिए, मुंबई टू अहमदाबाद रूट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आज़ादी के बड़े चलो कैंपेन जो है, वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में किस मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, उन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री पूछी है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में अगर हम यहाँ पे आए तो बड़े चलो कैंपेन। ठीक है, ये देखिए, कल्चर मिनिस्ट्री, बड़े चलो कैंपेन। इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ऑप्शन सी, 9th का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। देखो, मालदीव है, मालदीव के साथ हमारी लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर। तो ये हमारा पड़ोसी मैरीटाइम से हो गया। चाइना के साथ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर, म्यांमार के साथ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। ये कौन सा बचा, यूएई, क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट में है, तो मिडिल ईस्ट हमारा पड़ोसी तो हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत की, ये हम कुछ अभी देर में देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको अभी हम देखते हैं। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि
राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने आयोजित किया था, मतलब कौन सा यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर थे हमारे अमित शाह, यानी कि हमारे होम मिनिस्टर ने ये ऑर्गेनाइज किया था। अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सिक्योरिटी वाज हेल्ड चंडीगढ़ में हुई थी, और चेयरमैन कौन थे, अमित शाह। अमित शाह। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर घर जल को पहल करने, हर घर जल कौन सा राज्य पहला बन गया, फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो ये अपना गोवा, ठीक है, गोवा ने ये कंप्लीट किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब मनाया, ये मनाया था 22 मई को। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं डे वाले, आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते नहीं आते, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब जो नदी गुजर रही है उसके बीच में द्वीप है, ठीक है। वैसे ओशंस के बीच में होते हैं द्वीप, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओशंस नहीं, यहाँ पे कहा गया है रिवर के बारे में, ठीक है, हमें रिवर देखनी है कौन सी, तो ये हमारा है माजुली आइलैंड। ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में मजुली आइलैंड है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। हंगरी, क्योंकि अभी यूक्रेन वाला बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है तो उसमें ही आया था ये, तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं, तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना, पहला राज्य हमारा बना था आंध्रा। उसी के बाद आपने देखा होगा 1956 में जब ये बन गया तो बहुत विवाद उठने लगा, तो उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई थी 1956 में, तो पहला राज्य कौन सा था, आंध्रा, 17 का डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के पद का धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये अपनी 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है, और ग्राम पंचायत का सॉरी, राज्यसभा का कितना है, राज्यसभा का 30 वर्ष, 25 वर्ष किसका है, लोकसभा का। और अगर कोई पूछे पंचायत, तो पंचायत का हो जाता है 21, कोई सी भी पंचायत हो, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या फिर जिला पंचायत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। अब आते हैं हम जैसे क्वेश्चन नंबर 22, पहले ऊपर से देखते हैं, ठीक है, क्रम से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, यहाँ जो काउंसिल हो गया, यहाँ कन्वेंशन हो गया। ऑन क्लाइमेट चेंज के एक शब्द याद रखना, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिससे कॉप की मीटिंग्स होती हैं, अभी जैसे स्कॉटलैंड में हुई थी, ये वही वाली है, ठीक है। नौटंकी किस राज्य, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसकी नौटंकी है, इसीलिए सारे सब के सब नौटंकी करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। पहले ये यूरोप के दूसरे देशों में हुआ करते थे, फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्योंकि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था, इसलिए इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिए गए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पावर ऑफ द माइंड किताब किसने लिखी है, पावर ऑफ द माइंड। देखो इसमें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक बताई थी, वो लगा के देखो एक बार, कि गुलजार तो ये अपने शायर आदमी थे, तो ये तो ऐसी मोटिवेशनल किताबें लिखेंगे नहीं, पावर ऑफ द माइंड क्या सोच के ही लगता है कि कुछ मोटिवेशन वगैरह ऐसा है, तो हमने ये काट दिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, ये एक हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन गांधी जी क्या थे, ये राजनीति से ज़्यादा लिखते थे, सत्य अहिंसा की बातें ज़्यादा लिखते थे, तो हम एक थोड़ा सा गैस लगाएं, स्मार्ट गैसिंग वाला ऐप है। देखो गुलजार गया एलिमिनेशन से, अब स्मार्ट गैसिंग पे आओ तो उस हिसाब से हमारे गांधी जी चले जाएंगे। अब जो मैंने लास्ट का थर्ड ऑप्शन बताया था उस दिन कि आप कैसे लास्ट ऑप्शन आ सकते, तो जब गैस करना है तो फिर स्वामी विवेकानंद अगर आप गैस करते तो सही हो जाता, क्योंकि फिर भी आपने नैरो डाउन 2 तक तो कर लिया, लेकिन पावर ऑफ द माइंड किसकी किताब है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये हमारी किताब लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये पैसेज है, ये हम आपको बाद में करवाएंगे, ठीक है, बाद में करवाएंगे, ठीक है। अभी हम ये छोड़ देते हैं, बाद में अभी हम जीएस के क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है। ये मैथ भी आपको बाद में करवाएंगे, देखते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ देते हैं, अब ये आइए, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 53 में ये कहता है कि संगमरमर पर पियत्रादुरा, पियत्रादुरा क्या होता है, जैसे ये एक मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, ये पूरा पत्थर है व्हाइट कलर का, तो इसके बीच में, सॉरी मेरी ड्राइंग खराब है, याद रखना, जैसे ये पत्ती बना दी है रेड कलर की, ठीक है, ये रेड कलर की मान लो एक पत्ती बना दी, तो ये पूरी डिजाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पियत्रेदुरा, ठीक है, पियत्रेदुरा। मतलब ये पूरी की पूरी मान लो व्हाइट एक पूरा संगमरमर था, इसके बीच में एक ग्रीन कलर की पत्ती लगा दी कहीं से अलग से, तो ये पूरी डिजाइन क्या हो जाएगी, ये पियत्रेदुरा होता है ये, ठीक है। या रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम होता है, ये किसने चालू किया, ये हमारे शाहजहां ने, शाहजहां यानी कि बॉब द बिल्डर। इनको बनाने का बहुत शौक था, जहां भी कुछ भी मतलब मुगल से संबंधित इसका सवाल आ जाए कि बिल्डिंग किसने बनवाई क्या, तो ज्यादातर अगर तुक्का भी मारना हो शाहजहां मार के आना, ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। कॉपर का कब पहली बार इस्तेमाल हुआ था, कॉपर। अब सीधा सीधा इसमें ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे कैलकोलिथिक, कैलकोलिथिक का नाम ही कैल्को मतलब होता है कॉपर, ठीक है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम देखें कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो पहली कहाँ पे हुई थी, राजगीर में, और अगर आपको चारों दिखानी हो तो बुद्धिस्ट काउंसिल, ये देखिए चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में अगर हम आए, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए पहली वाली कहाँ हुई थी, राजगृह में अजातशत्रु ने करवाई थी। दूसरी वाली कहाँ हुई थी, वैशाली में कालाशोका ने करवाई थी। तीसरी वाली पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई थी। चौथी वाली कुंडली ग्राम या फिर कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी। तो ये चारों चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 इजीएस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, देव नाम प्रियदर्शी। ये अगर आपने अशोक के बारे में एक शब्द भी सुना है तो आपको पता होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी इसका, देव नाम प्रियदर्शी कौन है, अशोक। अशोक के उसके जो अभिलेख थे उसमें उसको कहा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 57 अप्लाइड किस्म का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा फिर आ जाता, इजी क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई उस समय शासन किसका था। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सन 1600 में, ठीक है, 1600 में। तो 1600 में राजा कौन था अपने यहाँ, अपने यहाँ उस टाइम था जहांगीर। इसका मतलब, और जहांगीर किस किस उस सन 1600 में अकबर था स्टार्टिंग में, 1604 या 5 में अकबर मरा था। तो कुल मिला के उस टाइम इसमें सीधी सीधी डायनेस्टी पूछी है, तो अकबर या जहांगीर ये कहाँ से बिलोंग करते, ये करते हैं मुगल से, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब भारत में मुगल साम्राज्य था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भूदान मूवमेंट जो है, भूदान, क्वेश्चन नंबर 58 हम देख रहे हैं, भूदान मूवमेंट किसने चालू किया, विनोबा भावे। अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है जो, तो वो भी विनोबा भावे अपने पहले थे, ठीक है। भूदान मूवमेंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको शायद पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं। अगला देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये हमारा आया था ऑप्शन सी, अमेरिकन रेवोल्यूशन से, क्योंकि विश्व में अमेरिका ही ऐसा पहला, कहते नहीं आधुनिक, जिसको हम देश कह सकते हैं संविधान के साथ, ये अमेरिका ही था। अगर हमसे पूछें कि जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी यानी कि न्याय, आज़ादी और बंधुत्व की भावना कहाँ से आई, तो आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। विश्व में कम्युनिज्म कहाँ से आया, ये आया रशियन रेवोल्यूशन से। तो क्वेश्चन 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी, अमेरिकी क्रांति। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के साथ बम्बई जो है वो सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। मतलब जो सिंध प्रोविंस फ्रॉम, पहले सिंध और बॉम्बे इकट्ठा हुए थे, तो किस एक्ट के साथ सिंध अलग कर दिया, बॉम्बे अलग कर दिया, ये कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये सबसे बड़ा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ठीक है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिल्ली दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो। दिल्ली चलो अब बैटल क्राई है, तो आप ये देखो इनमें से आप अगर स्मार्ट गैस लगाने की कोशिश करो, बैटल किसने लड़ा था, कौन ऐसा तो डायरेक्ट बैटल पार्टिसिपेट किया था? देखो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था, ये भगत सिंह ने भी नहीं किया था। युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी मोटी घटनाओं की नहीं, इसको मार दिया उसको मार दिया, युद्ध की लाला लाजपत राय ने बिल्कुल नहीं किया युद्ध। यहाँ पे केवल एक आदमी लड़ा था, सुभाष चंद्र बोस, तो बैटल क्राई भी इन्होंने ही दी होगी। तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का, तो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली चलो, दिल्ली अभी दूर है, ये ऐसे आपको कुछ बैटल क्राई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला आते हैं हम कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कि सीधी सी बात है कि जनसंख्या वितरण मतलब आबादी कहाँ पे ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे। देखो पानी की व्यवस्था हो तो आदमी ज़्यादा रहे, ऐसा तो रेगिस्तान में तो आदमी रहता नहीं है, रहता गंगाटिक, जैसे अपने गंगाटिक प्लेन्स है जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला, यहाँ आबादी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे एक बात बताओ, अब जैसे मुंबई है, मुंबई और दिल्ली में इतनी आबादी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, और अर्बनाइजेशन, शहर होगा, सुविधाएं ज़्यादा होंगी तो लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन मिनरल का आबादी से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आबादी की सुविधाओं से पड़ता है, ये आपस में जुड़े हुए हैं काफ़ी। ये जो तीनों क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल ऑप्शन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये आपस में लिंक्ड हैं। लेकिन मेरे अनुसार इसका क्वेश्चन नंबर 63 का 63 होना चाहिए, सी ऑप्शन होना है 63 का, ऑप्शन सी खनिज। ठीक है, खनिज इसका कुछ खास इतना बड़ा कारक होता नहीं है। आ जाओ कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है अपनी नेपाल और तिब्बत, तिब्बत यानी कि चाइना का जो कंट्रोल में, तो क्वेश्चन 64 का हो जाएगा बी। ठीक है, अगला, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में जो हमारे यहाँ कभी कभी गर्मी पड़ती है, उसका इन्होंने मुख्य कारण पूछा है। तो इसका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका मुझे डायरेक्ट कहीं खोजने पे मिला नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कॉन्सेप्ट लगाने का, इसका ऑप्शन होगा ये गर्म और शुष्क मौसम। क्योंकि हॉट और ड्राई वेदर हो जाए, कभी पानी बरस जाएगा, अचानक से धूप निकल आएगी, इसलिए बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं। ठीक है, हॉट एंड ड्राई, सॉरी हॉट एंड ड्राई तो ये नहीं होगा, ये आप गलत कीजिए, इसका ऑप्शन सी ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और जो रिटर्निंग साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये जब लौटता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में, मतलब इधर से लौटता है, ये वाला जो अपना ये भारत हो गया, तो जब ये इधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर से लौटता है, तब ये हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान हो जाता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पे अगर आए कि ग्रीनविच से हम कितने आगे हैं, मतलब ये ग्रीनविच वाली लाइन, तो इधर इधर जैसे यूएस वगैरह हो गया, यूएस और यूरोप है, इधर अपना प्यारा भारत हो गया, तो हम कितने इधर इधर से अगर हम चांद चले, टाइम बढ़ता जाता है, मान लो ये 0 हो गया, इधर हम जितना ईस्ट में चलेंगे उधर टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टाइम बढ़ता चला जाएगा। जैसे 1 बजाए तो इधर 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 ऐसे बजते जाएंगे। अगर हम उल्टा चलेंगे तो इधर मान लो सुबह का 1 बजा था, तो इधर 12 बजेंगे, 11 बजेंगे, यूएस की टाइम यानी वेस्ट में टाइम कम होता है, ये होता है ग्रीनविच मीन टाइम का। ठीक है, इंग्लैंड से गुजरती है ये ग्रीनविच मीन टाइम। तो हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटे। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी का क्या पार्ट था? हरित क्रांति। हरित क्रांति तो लगभग सभी को पेपरों में आता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ही। देखो इरिगेशन भी था, हाई यील्डिंग वेराइटी कहते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ये भी थे, केमिकल फर्टिलाइजर भी थे। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है हमारा कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक कोसी, और अगर पूछे बंगाल का शोक तो वो दामोदर। ठीक है, इसका तो आंसर तो ऑप्शन ही हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं। दामोदर नदी ये किसकी है? ये बंगाल की। ठीक है, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर को, और बिहार का शोक कोसी को, क्योंकि ये हमेशा अपनी रास्ता बदलती है। एक साल ऐसे बहेगी, अगली साल ऐसी हो जाएगी, अगली साल ऐसी हो जाएगी, तो इसीलिए इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन अभी काफ़ी मैनेज हो रही है। ठीक है,
फाइनल अप्रूवल 5 ईयर प्लान्स को इंडिया कौन देता है? ये देता है अपना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये अब तो बंद हो गए 2014 से, लेकिन 2014 से पहले जब 5 ईयर प्लान्स बनते थे तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इनको देती थी। और 5 ईयर प्लान्स हमने कहाँ से लिए थे? ये हमने USSR के मॉडल से इंस्पायर्ड थे, उनसे लिए थे हमने। ठीक है, आगे आओ। इनिशियल स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है उसकी मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? तो ये होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। देखो कोई भी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करती है सबसे पहले होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जब ग्रो कर जाती है उसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और जब मैन्युफैक्चरिंग से जब हाईली डेवलप्ड जो इकोनॉमीज होती हैं, जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में जो विकसित देशों में होती हैं, तो फिर आ जाता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो अभी इंडिया कहीं इस बीच में झूल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया का केस थोड़ा अलग भी है, वो डिटेल में हो जाएगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जब देश बहुत अविकसित होता है, धीमे धीमे विकास करता है, तो पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है। तो कमर्शियल बैंक होगा सिडबी। सिडबी रेगुलेटर है, सिडबी हमारा कमर्शियल बैंक नहीं है। सिडबी से हम और आप लोन नहीं ले सकते, रुपए नहीं जमा कर सकते उसमें। ठीक है, आइए कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत कानून, अगर कानून पारित होता है तो हमारे ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनता है। स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है कि कानून से बना, वैधानिक, क्या नहीं, विधेयक पास हुआ तो वैधानिक। ठीक है, वैधानिक निगम। 72 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संघ कार्यकारिणी में यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में कौन शामिल नहीं है? यूनियन, अब देखो बात यूनियन की हो रही है तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्यों आएंगे उसमें? ये तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आएंगे ना। तो सीधा सीधा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉलेज का है ही नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, इसमें नॉट इंक्लूडेड पूछा है तो ऑप्शन ए ये नहीं होंगी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के ऊपर कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है 124। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75 के डॉट मतलब किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है? देखो, इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट को करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फंडामेंटल राइट है ये सेल्फ इम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये कानून संविधान में लिख दिए गए, अगर कोई इनको लागू ना करिए फिर भी होंगे, क्योंकि जिस दिन संविधान बना था उस दिन हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, नन ऑफ द अब देखते हैं आंसर की में क्या आता है। लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती, मौलिक अधिकार सेल्फ में अपने लागू हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर मानवाधिकार आयोग वगैरह सारे के सारे आते हैं। किसी केंद्र शासित उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। हु अमंग द फॉर राइट टू सेट अप हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी। अब देखो हाई कोर्ट जितनी इतनी बड़ी चीज है, तो ऐसा तो यानी कि एक आदमी अपने मन से कर देगा। तो ये और मेजोरिटी ऑफ पावर्स देश में काम करने के किसको दिए गए हैं? कॉमन सेंस लगाओ, पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई से अगर जैसे आपको नहीं आ रहा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट, क्योंकि देश के जितने बड़े काम हैं तो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में काम तो सब वही करेंगे ना जिसको अनुभव, जो जनता चुन के भेजेगी, क्योंकि जनता की सुनी जाती है लोकतंत्र में। ठीक है, कम से कम ऐसा लिखित रूप में तो होता ही है, सुनी जाए ना सुनी जाए, लिखित में तो ऐसा होता ही है। ठीक है, वनस्पति रेशा नहीं है, नॉट अ प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर मतलब जो नेचुरली ना होता हो। तो यहाँ पे नायलॉन देखो, नायलॉन क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है। जूट पेड़ से मिलता है, फ्लैक्स भी पेड़ से मिलता है, कॉटन भी पेड़ से मिलता है, नायलॉन नहीं मिलता। तो 78 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है कि हमें स्टार, कलर ऑफ द स्टार डिपेंड मतलब ऐसा नहीं है कि उनका नेचुरली कलर, ये है कि हमें दिखाई कैसा दे रहा है। ठीक है, और ये मेनली करता है इसके टेम्परेचर पे,
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो हमें ये वाइट दिखाई देंगे स्टार्स, ठीक है। हल्का सा कम होगा तो हमें ये रेड दिखाई देने लगेंगे। तो मेरे अनुसार ऑप्शन सी होना चाहिए। वैसे पॉल्यूशन ऑफ द एयर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और प्रेशर, ये तीनों भी मैटर करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा जो चीज़ें तारों के कलर में मैटर करती है वो करती है उसका टेम्परेचर। तो 79 का सी होना चाहिए। देखिए एक आध क्वेश्चन इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के आंसर की से अलग हो सकते हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमेशा बदल दिए जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेस, सारा कांड ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रहा है। न्यूमोनिया जो होता है हमारे शरीर को, न्यूमोनिया किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? तो न्यूमोनिया अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ठीक है। अगर इसका आपको प्रूफ देखना हो तो मैंने इधर अभी इसका प्रूफ रखा था, ये देखिए। न्यूमोनिया इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल फ्लूइड। लंग्स आ गया इधर, ठीक है। लंग्स माने फेफड़े, तो ये देखिए लंग्स यहाँ पे फेफड़े। 81 का सी, 81 का सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखिए, ठीक है। ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, ये हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं हम अभी क्वेश्चन नंबर 85 पे। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये हमारी बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज से। नेक्स्ट, ठीक है। ये कुछ हैं, इनमें हिंदी के हैं, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी बाद में डिटेल में। वो कौन सा सही विलोम युग में, सही विलोम कौन सा है? तो ये हो जाएगा नूतन पुरातन। नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना, ठीक है। ये सारे गलत हैं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना। ख्याली पुलाव पकाना माने असंभव बातों की कल्पना करना, ऐसी बातें जो कभी हो नहीं सकती, ठीक है। महर्षि, महर्षि का क्या हो जाएगा? महाऋषि, महाऋषि। 90 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प का अर्थ सही है? सही नहीं है, यानी कि इसका देखो, अपेक्षा माने आशा, उपेक्षा निरादर, ये सही है, ये भी सही है। और अनल माने हवा, अनिल माने आग, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब 91 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 तक पहुंच गए हम। ये आपको है, ये बाद में बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं अभी, पैसेज वगैरह पढ़ के बाद में फिर बताएंगे किसी दिन। ये आइए देखिए, पार्शियल, जैसे इन्होंने पूछा है सिनोनियम, समानार्थी बताना है पार्शियल का। पार्शियल माने क्या होता है? मतलब आंशिक रूप से। पार्शियल मतलब पूरा नहीं है, जो स्टार्ट कोई चीज हो गई है, खत्म नहीं हुई है, मतलब आधी अधूरी चीज है। आधी अधूरी का यहाँ पे हमको क्या देखना मिल रहा है? इनकम्प्लीट। सिनोनियम समानार्थी सब देखना है तो पार्शियल का हो जाता है इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 98 का सी। अब अगर हम देखें एंटोनियम, एंटोनियम मतलब एंटोनियम इन्होंने पूछा है कि उल्टा डिसअपॉइंट माने होता है कोई लोग निराश हो गया हो, कोई हताश हो गया, निराश हो गया, डिसअपॉइंट कहते नहीं, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ यार, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तो इसका एंटोनियम उल्टा क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई होना, सीधा सीधा डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट दिए हैं इन्होंने, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, ठीक है। लिखने की, उसको एडिट करने की और कंपाइल डिक्शनरीज को एडिट करने की जो कला होती है, ये लेक्सोग्राफी होती है, ठीक है, लेक्सियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ये हो गया। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये है, और काफ़ी जो मैथ की और पैसेज वगैरह बचे हैं ये ईजी होते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैं ये कहूँगा कि ये जो आपका पूरा पेपर है, ये मुझे लगा है इजी टू मॉडरेट। कुछ लोगों को कठिन भी लग सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ये पेपर था इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, लेकिन अगर आप अच्छा करते तो मेरे अनुसार से 70+ इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।